Hello students, I am Pankaj Singh. I am going to teach you a new poem, Aunt Jennifer's Tiger. It is composed by Adrian Rich. As it is clear by the name, Aunt Jennifer's Tigers. In this poem, we will study about the tigers of Aunt Jennifer's. हम टाइगर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, but the tigers are not real. The tigers have been knitted, have been printed, have been weaved on a screen. एक स्क्रीन है, उसी पर ये टाइगर्स निटेड हैं, बुने हुए हैं, एम्ब्रॉयडर्ड हैं. That are not real tigers. ये टाइगर्स रियल नहीं हैं. ओके, तो वी आर गोइंग टू स्टडी the tigers of Aunt Jennifer, and in this poem we will introduce about the poem, and I will also try to deep explain of the poem. Okay, so first we introduce you from the poem. In this poem, the poet wants to represent the life of a woman who has to live under a constant fear from her husband. इस पोएम में एक बात जान लो कि इस पोएम में आंट जेनिफर्स के फॉर्म में पोएटेस ने शी एक्सप्रेस्ड डिस्क्राइब्ड हर ओन लाइफ. अपने पूरे उस लाइफ में the poetess always feared, always afraid from her husband, because her husband was not of noble mind. He always dominated her. तो इंट्रोड्यूस में जान लो कि इस पोएम में poetess was dominated by her husband. देखते हैं, the poet wants to represent the life of a woman. इस पोएम में पोएम वोमेन के लाइफ को रिप्रेजेंट करना चाहती हैं. वह वोमेन, ऐसी वोमेन who has to live under a constant fear from her husband, जो अपने हस्बैंड के लगातार भय में रहती है. ऐसी वोमेन जो always fear from her husband. Also, she will only get freedom when she will die. वो वुमन सोचती है कि she will get freedom only she will die. वो मानती है कि वह उसी टाइम पर फ्री होगी from the burden, from the responsibilities, from the liabilities of life, जब she will die, जब वो मर जाएगी. आफ्टर मैरिज, शादी के बाद देखते हैं वोमेन जो होती हैं या इन द फॉर्म ऑफ वोमेन, पोएटेस का अपना लाइफ देखते हैं. आफ्टर मैरिज शी बिकेम वेरी, माने टायर्ड, थकी हुई. आफ्टर मैरिज शी बिकेम वेरी ऑफ डूइंग हाउस होल्ड वर्क. वह हाउस होल्ड के घर के काम को करते करते बिल्कुल थक सी गई है. शी इज स्केयर्ड, माने फियर्ड, बिल्कुल डरा होना, भयभीत होना. शी इज स्केयर्ड ऑफ हर हस्बैंड. वह हमेशा अपने पति से स्केयर्ड होती है, डरी होती है. बट लेकिन हर आर्ट एक्सप्रेसेस, जो उसका आर्ट है, कला है, जो उस एक पैनल में, एक स्क्रीन में, एक पर्दे पर, तो शी वाज गोइंग टू एक्सप्रेस हर आर्ट, है ना. वो उसका आर्ट जो है, हर आर्ट एक्सप्रेसेज हर डिजायर. वो दो शी मच फियर्ड फ्रॉम हर हस्बैंड, लेकिन हर आर्ट एक्सप्रेसेज हर डिजायर टू मूव फियरलेसली एंड प्राउडली लाइक टाइगर्स. बट उसका आर्ट टाइगर्स की तरह, शी वांट्स टू मूव फियरलेसली विथ अ प्राउड, ये उसकी इच्छा है. But as you know, her husband did not like such type of freedom. In the poem, a woman expresses
हर डीप फीलिंग थ्रू हर आर्ट। इस पूरी पोएम में ही एक चीज़ है कि एक वोमेन है जो एक्सप्रेसेज हर डीप फीलिंग्स, जो अपनी डीप फीलिंग को एक्सप्रेस करती है, व्यक्त करती है थ्रू हर आर्ट, अपने कला के द्वारा, अपने आर्ट के द्वारा। वह आर्ट जो वॉल हैंगिंग पर जो एक पर्दा होता है उस पर उसने एम्ब्रॉयडरी की है, उस पर उसने कढ़ाई की है। सी मतलब यहाँ पे आप लोग मान लो आंट जेनिफर हैं, लेकिन आंट के फॉर्म में वह पोएटेस स्वयं है। सी इज प्रे PREY माने शिकार होना, विक्टिम होना। PRAY प्रार्थना, और PREY में होता है विक्टिम या शिकार होना। सी मतलब आंट जेनिफर इज प्रे ऑफ मेल डोमिनेंट सोसाइटी। वह जो आंट हैं ये ऐसा समाज, सोसाइटी जिसमें मेल लोग, पुरुष लोग डोमिनेंट करते हों, ऐसी समाज की वह एक प्रे हो गई, शिकार हो गई है। ऑल्सो देयर इज नो वन विथ होम शी कैन शेयर हर फिजिकल पेन। और वह वोमेन एंड जेनिफर, देयर इज नो वन, उसके पास कोई ऐसा है भी नहीं, विथ होम जिनके साथ शी कैन शेयर हर फिजिकल पेन, वह अपने इस पेन को शेयर कर सके, अपने दुख को, अपने सैडनेस को शेयर कर सके। वो सैडनेस डेट वाज गिवन बाय हर हस्बैंड। सो इसलिए शी मेक्स अ पिक्चर टू डिस्क्राइब हर डीप फीलिंग्स। वो अपने डीप फीलिंग को डिस्क्राइब करने के लिए शी मेक अ पिक्चर। मोरओवर, इसके अतिरिक्त द नरेटर डिफाइन करता है, डिफाइंस द टाइगर्स व्हिच हर आंट मेड ऑन द पैनल। यही मेन आपका इसमें ये आपका सेंस होगा इस पोएम में। द नरेटर डिफाइन द टाइगर्स। इस पूरी पोएम में नरेटर उस ऐसे टाइगर को डिफाइन करते हैं व्हिच, जिसे हर आंट मेड ऑन द पैनल, जिस टाइगर्स को उनकी चाची ने पैनल पर, स्क्रीन पर, पर्दे पर पेंट किया है, बनाया है। ओके, तो मतलब इंट्रोडक्शन में we have studied that in this poem we are going to study about the tigers, such tigers that was made by, knitted by Aunt Jennifer at her पैनल। ओके, देखते हैं टेक्स्ट ऑफ द पोएम पे आते हैं। हम पोएम को डीपली एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट, ये आपका पोएम 3 स्टैंजा में डिवाइड है। फर्स्ट में हम देखते हैं कि कैसे द टाइगर्स ऑन द पैनल्स आर वेरी हैप्पी, या कैसे वो उस पर पेंट किए गए हैं। ठीक है ना। Aunt Jennifer's tigers, prawns. Students, you can see the meaning of difficult word within the brackets. Aunt Jennifer's tigers, prawns. Prawns मतलब walk with jump, कूदते हुए चलना, उछलते हुए चलना। Aunt Jennifer's tigers, prawns across a screen. As you know, the tigers are not real. The tigers have been knitted, have been embroidered, बुने गए हैं, कढ़ाई किए गए हैं एक स्क्रीन पर, एक पर्दे पर। ठीक है ना। तो देखते हैं कि आंट जेनिफर टाइगर्स, जो आंट जेनिफर के टाइगर्स हैं, दे प्रॉन्स, दे वॉक विथ जंप, ये उछलते हुए चलते हैं, कूदते हुए चलते हैं। कहाँ? across मतलब from this end to that end, across a screen, across the panel, उस स्क्रीन, उस पैनल, वो जो पर्दा है जिस पर आंट वाज वीविंग, आंट वाज निटिंग द टाइगर्स, जिस पे वो टाइगर को बुन रही हैं, बना रही हैं, उस स्क्रीन के अक्रॉस ऐसा सीम होता, लगता है द टाइगर्स आर वॉकिंग विथ जंप एट द स्क्रीन। ओके,
मतलब देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टाइगर्स ऑन द स्क्रीन एंड इट सीम्स दे आर वॉकिंग विथ जंप. ब्राइट टोपाज. व्हाट इज टोपाज? टोपाज मीन्स होता पुखराज. व्हाट इज पुखराज? पुखराज एक प्रीशियस स्टोन होता है, एक कीमती पत्थर होता है, दैट इज येलो इन कलर. देखते हैं व्हाट वाज द कलर ऑफ द टाइगर्स. वो टाइगर्स जो दैट हैव बीन पेंटेड और निटेड और एम्ब्रॉयडर्ड ऑन द स्क्रीन. ब्राइट टोपाज. द टाइगर्स आर वेरी ब्राइट, वेरी शाइनिंग, बहुत ही चमकीले, येलो प्रीशियस स्टोन इन कलर में हैं. वे टाइगर जो स्क्रीन पर आंट के द्वारा बनाए गए हैं ना, टाइगर्स आर वेरी ब्राइट. टोपाज. टोपाज मतलब येलो प्रीशियस स्टोन है ना, तो द टाइगर्स आर इन येलो प्रीशियस कलर. डेनिजर्स मतलब ड्वेलर्स, निवासी रहने वाले. डेनिजन्स ऑफ अ वर्ड ऑफ ग्रीन. जो आन जेनिफर के टाइगर्स हैं, ये दे आर ड्वेलर्स. दे लिव कहाँ? इन अ वर्ड ऑफ ग्रीन. वो एक ग्रीन वर्ड में रहते हैं. इसका सेंस ये हुआ कि जो स्क्रीन है, पर्दा है, जिस पर आंट जी जो हैं निटिंग द टाइगर्स, उसका बैकग्राउंड जो है वो लाइक ग्रीन इन कलर का है. ओके, तो इट सीम्स कि द टाइगर्स आर डेनिजन्स, दे आर ड्वेलर्स, दे लिव ऑफ अ वर्ड ऑफ ग्रीन. कि मानो एक ग्रीन वर्ड के निवासी हैं, मतलब दे लिव इन ग्रीन फॉरेस्ट बिकॉज द बैकग्राउंड ऑफ द स्क्रीन इज टोटली ग्रीन. ओके. दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री. एज यू नो या एज इट इज क्लियर बाय द लाइन. क्या है कि दे मतलब जो आंट के टाइगर्स है ना, दे डू नॉट फियर, दे डू नॉट एफ्रेड द मैन. वे मैन से डरते नहीं है. कौन से मैन? जो बीनीथ अंडर द ट्री, जो पेड़ के नीचे बैठे हुए लोग हैं. इट सीम्स मतलब ये हुआ कि ऑन द स्क्रीन, उस स्क्रीन पर देयर हैव बीन पेंटेड सम आल्सो ट्रीज. उस पर कुछ पेड़ भी जो है बीव किए गए हैं, बनाए गए हैं. ओके. एंड उस पेड़ के नीचे सम मेन आर आल्सो सिटिंग. ठीक. या स्क्रीन पर ना हो तो बाहर ही आप लोग मान लो, है ना. तो यू कैन इमेजिन, यू कैन सी कि देयर आर सम मेन, दे हैव बीन सिटिंग अंडर द ट्रीज. अब देखो, रियल होते वो टाइगर्स तो दे एफ्रेड ऑफ द मैन, बट वो टाइगर्स रियल है नहीं. दे हैव बीन पेंटेड ऑन द स्क्रीन, इसलिए वो टाइगर्स डू नॉट एफ्रेड फ्रॉम द मैन. ऐसे लोग हु आर सिटिंग अंडर द ट्री. तो देखो फिर से, दे मतलब टाइगर्स, दे डू नॉट फियर द मैन, दे डू नॉट एफ्रेड सच ऑफ द मैन. ऐसे लोग जो बीनीथ द ट्री, जो दैट आर सिटिंग या हु आर सिटिंग अंडर द ट्री, वो पेड़ के नीचे बैठे हुए जो लोग हैं, उनसे वो टाइगर्स लोग भयभीत नहीं होते. दे पेस. पेस मतलब मूव फास्ट, तेज तेज चलना. मतलब जो टाइगर्स हैव बीन knitted or painted at the screen, it seems the tigers are moving very fast, very smoothly. है ना, लगता है कि वो टाइगर्स बहुत ही स्मूथली जो है स्क्रीन पर चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं. तो दे पेस. पेस मतलब मूव फास्ट. वे टाइगर्स लोग जो हैं स्क्रीन पर, पर्दे पर, वे पेस, दे मूव फास्ट, वे दे आर इन फिगर, सच अ फिगर जिसमें इट सीम्स दैट द टाइगर्स आर मूविंग सो फास्ट. तो दे पेस, दे मूव फास्ट इन स्लीक, इन स्मूथ वे, बिल्कुल स्मूथली के साथ. चिवैलरिक मीन्स होता है बिल्कुल फियरलेसली, बिल्कुल एक जो निर्भीकता के साथ.
सर्टेनली मतलब डेफिनेटली। देखते हैं वो जो टाइगर्स हैं, दे पेस, दे मूव फास्ट, स्मूथली, चिवेलरिक, विथ बोल्ड, फियरलेसली। ना मतलब डेफिनेटली निश्चित रूप से द टाइगर्स ऑन द स्क्रीन मूव फास्ट, दे आर वेरी स्मूथ, फियरलेस एंड आल्सो वेरी बोल्ड। सभी बिल्कुल बोल्ड, निर्भीक, स्मूथ टाइगर्स हैं जो दैट हैव बीन पेंटेड, दैट हैव बीन मेड बाय द आंट ऑन द स्क्रीन। ओके, तो इस फर्स्ट स्टैंजा में भी हैव लर्नड व्हाट वाज द नेचर ऑफ द टाइगर्स, वे टाइगर्स जो दैट हैव बीन पेंटेड ऑन द स्क्रीन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट आपका है स्टैंजा। इसमें नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सिचुएशन कंडीशन ऑफ द आंट। एक तरफ जहाँ टाइगर्स आर वेरी हैप्पी हैं, अब देखते हैं यहाँ पर आंट की जो है कंडीशन कैसी है। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग मिस होता है क्विवरिंग, ट्रेम्बलिंग, कांपना। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रो हर ऊल। व्हाट इज ऊल? जिस ऊल से वो शी वाज निटिंग द पैनल द स्क्रीन, जिस ऊल से, ऊन या कुछ भी आप कह सकते हैं, जिस ऊल से वो आंट जी उस पैनल पर टाइगर को स्क्रीन कर वीव कर रही हैं, बुन रही हैं, उसी की बात हो रही है ना। तो फिर से देखते हैं आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रो हर ऊल। देखते हैं अब जब शी वाज निटिंग, शी वाज मेकिंग द टाइगर्स ऑन द स्क्रीन, उस समय द आंट जेनिफर्स फिंगर्स जो आंट की उंगलियां हैं यह फ्लटरिंग होती हैं, क्विवरिंग होती हैं, ट्रेम्बलिंग होती, कांपती हैं। कहाँ? थ्रो माने में से होकर, थ्रो हर ऊल, वो ऊल जिस ऊल से शी वाज निटिंग द टाइगर, उस ऊल के थ्रो बिल्कुल उस ऊल में जब उसकी फिंगर्स वर्क है करती तो थ्रो हर ऊल, उस ऊल में से, उस ऊन, ऊल मतलब ऊन होता है या कुछ भी मान लो, उस ऊल में से द फिंगर्स ऑफ आंट जेनिफर्स ट्रेम्बल्स, कांप उठती हैं। अब देखो यहाँ पर भी कैन टेक अ सेंस कि व्हाई हर फिंगर ट्रेम्बल्स, उसकी फिंगर्स कांपती क्यों हैं? कांपती इसलिए हैं बिकॉज एक तो हर हस्बैंड डिड नॉट लाइक टू डू सच टाइप ऑफ वर्क, टू डू सच एम्ब्रॉयडरी और निटिंग, है ना। उसका हस्बैंड बिल्कुल ही इज अगेंस्ट सच टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी, है ना। तो अपने हस्बैंड के बिल्कुल अननोन में, मतलब हर हस्बैंड वाज नॉट नोइंग अबाउट द वर्क ऑफ आंट, तो अपने हस्बैंड के अब्सेंट में या उसके नॉलेज में ना आए, उससे उसी से वो एम्ब्रॉयडरी का काम कर रही हैं। तो कह रही हैं कि इसीलिए उसके फिंगर्स आर ट्रेम्बलिंग बिकॉज ऑफ फियर ऑफ हर हस्बैंड, है ना। तो अपने हस्बैंड के भय के कारण उसकी उंगलियां कांप रही हैं। या फिर ये भी आप लोग कह लो कि इट सीम्स कि द आंट वाज इन वेरी ओल्ड एज में थी, और बिकॉज ऑफ द ओल्ड एज हर फिंगर्स वर ट्रेम्बलिंग, है ना। क्योंकि हर फिंगर्स वर पावरलेस थे, वीक थे, तो इससे उसकी उंगलियां कांप रही थी। तो कांपने का रीजन दोनों हो सकता है, एक तो फियर ऑफ हर हस्बैंड एंड बिकॉज ऑफ हर ओल्ड एज। ओके, देखिए Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool when Aunt was weaving, was knitting the tigers on the panel at that time. Through her wool, उस ऊल में से her fingers were trembling, उसकी उंगलियां कांप रही थी। Find even the ivory. What is ivory? मीन्स होता हाथी दांत, है ना। एलिफेंट टस्क, टस्क मीन्स होता हाथी का दांत, है ना। टस्क मतलब स्पेशली हाथी दांत होता है। तो फाइंड इवन द आइवरी निडिल हार्ड टू पुल,
यहाँ पर देखते हैं द नीडल फ्रॉम व्हिच आंट वाज निटिंग द पैनल, वो निडिल जो है ना, इट वाज मेड ऑफ एलिफेंट टस्क, वो हाथी के दांत की बनी हुई थी। ओके, तो बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ हर हस्बैंड या फिर बिकॉज ऑफ हर वीकनेस, इवन द आइवरी निडिल, जो उसकी आइवरी वाली सुई थी, जो जो निडिल दैट हैज बीन मेड फ्रॉम द टस्क ऑफ एलिफेंट, उस हाथी के दांत की जो उसकी सुई थी ना, इट वॉज हार्ड टू पुल, इट वॉज हार्ड टू पुल फॉर द आंट, आंट के लिए उस सुई को पैनल के आर पार से खींचना बहुत ही उनके लिए हार्ड था, डिफिकल्ट था। क्यों? हमने कहा है या तो बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ हर हस्बैंड या बिकॉज ऑफ हर ओल्ड एज और वीकनेस, है ना, कमजोरी के कारण या अपने पति के भय के कारण। व्हेन शी पुल द निडिल थ्रू द पैनल, उस समय वो आइवरी की जो थी ना सुई, उसको खींचते समय उसके हाथ कांप रहे थे, या इट वॉज हार्ड फॉर हर टू पुल द निडिल। The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's. The massive weight, huge weight, वो भारी भरकम वजन किस चीज का? आप अंकल्स वेडिंग बैंड, जो अंकल मतलब जो आंट के हस्बैंड थे ना, उनके लिए यहाँ पे अंकल आया है। तो जो अंकल का वेडिंग बैंड था, जो शादी वाला बैंड, बैंड मतलब जो हाथ में हम लोग पहनते हैं ना बैंड, वो बैंड मान लो, या आप यहाँ पे बैंड का मतलब रिंग भी मान सकते हो, अंगूठी भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's. आपको पता है the marriage was mismatch था, मिसमैच थी शादी, मतलब आंट का जो हस्बैंड था वो बिल्कुल यू कैन से ही वाज क्रूअल था, है ना, नैरो माइंड का था। तो इसीलिए जो एट द टाइम ऑफ वेडिंग, जो आंट की वेडिंग बैंड थी, जो उसकी शादी की अंगूठी थी या वेडिंग बैंड था, दो इट इज़ वेरी लाइट इन वेट में होता, बहुत हल्का होता वजन, लेकिन वो वजन आंट के हैंड्स के लिए इट सेम्स वेरी हैवी, वेरी मैसिव, वेरी ह्यूज, है ना, बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, फियर ऑफ हर हस्बैंड। देखते हैं द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, अंकल के उसके हस्बैंड का जो वेडिंग शादी वाली बैंड था या रिंग था, जो उसका एक मैसिव वेट था ना, जो उसकी वो ह्यूज वेट था, जो भारी भरकम वेट वाली जो अंकल की वेडिंग बैंड थी, वो वेडिंग बैंड सिट्स बैठी हुई है, फिक्स है, कहाँ? हैवीली मतलब विथ हैवी, हैवीली कहाँ? अपान आंट जेनिफर्स, अभी भी वो ह्यूज वेट वाली अंकल की वेडिंग रिंग, वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपान आंट जेनिफर्स, ये आंट जेनिफर के हैंड्स पर, हाथों पर सिट्स हैवीली, अभी भी बिल्कुल हैवीली बैठी हुई है। इट मीन्स द फिंगर्स, द हैंड ऑफ आंट seems burdened, seems weighty because of the band, because of the ring that was given by her husband. यहाँ पर आयरनी है, मतलब कि दो द बैंड्स एंड रिंग्स आर वेरी लाइट इन वेट, बट बिकॉज ऑफ फियर, एफ्रेड, मिसमैच मैरिज, है ना, द आंट फाइंड्स इट वेरी वेटी फॉर हर हैंड एंड फिंगर्स। तो थर्ड हम देखते हैं, थर्ड में वी आर गोइंग टू स्टडी कि कैसे दो द आंट वाज नॉट हैप्पी विथ द मैरिज लाइफ, लेकिन एक वोमेन इफ शी वाज मैरिड विथ अ मैन, तो वह वोमेन ऑलवेज कीप प्रॉमिस, वह वोमेन हमेशा लाइफ टाइम तक, एट द टाइम ऑफ डेथ तक, शी वांट्स टू फुलफिल
हर प्रॉमिस, वो अपने वायदों को, वचन को निभाती है, भले ही हर हस्बैंड डिड नॉट लाइक हर। देखते हैं, व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई। व्हेन आंट इज डेड, बिल्कुल शादी हो गई है तो वो प्रॉमिस, वो मैरिज हर हाल में कीप अप करनी ही करनी है, भले ही आपका हस्बैंड कितना ही क्रूअल या आपसे मिसमैच क्यों ना होता हो। सेम एज है कि दो द बेडिंग रिंग बेडिंग बैंड वाज वेरी हैवी फॉर द आंट बट शी कुड नॉट रिमूव इट, उसको हटा नहीं सकती थी, उसको पूरी लाइफ में डेथ तक उसको वो चीज कीप अप करनी ही करनी है। देखते हैं, व्हेन आंट इज डेड, जब आंट मर जाएगी तो क्या होगा, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, तो उसके वो टेरिफाइड में होता है फ्राइटेंड, बिल्कुल डरे हुए भयभीत, तो उसके टेरिफाइड हैंड्स, उसके फ्राइटेंड हैंड्स, उसके डरे हुए हाथ विल लाई गिर जाएंगे, विल बी लाइफलेस। यहाँ पर हैंड को टेरिफाइड कहा गया है, क्यों, क्योंकि आंट ऑलवेज फियर्ड फ्रॉम हर हस्बैंड, कि ऐसा ना हो कि शी वाज वीविंग द स्क्रीन द पैनल, और कहीं उसका हस्बैंड देख न ले, उसकी जो हाथ कांपते थे ना, इसीलिए हर हैंड्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज टेरिफाइड और फ्राइटेंड। तो देखते हैं उसके हाथ कब तक कांपेंगे, डरेंगे, तब तक डरेंगे, व्हेन आंट इज डेड, जब आंट मर जाएगी तो क्या होगा, हर टेरिफाइड हैंड्स, हर फ्राइटेंड हैंड्स, उसके डरे हुए हाथ विल लाई, बिल्कुल गिर जाएंगे, भले ही उसके एट द टाइम ऑफ डेथ हर हैंड्स विल लाई, उसके हैंड्स गिर जाएंगे, लाइफलेस हो जाएंगे, लेकिन स्टिल अभी भी जो उसके हैंड्स होंगे ना, रिंग्ड होंगे, रिंग्ड, अभी भी उसके हाथ रिंग्ड होंगे विथ, यहाँ पे एक वर्ड होगा आरडीएल्स, विथ के बाद वो हट गया है, तो अभी भी क्या होगा, उसके हैंड्स स्टिल अभी भी, रिंग माने दो सेंस आएगा, रिंग मतलब घिरा हुआ, रिंग या एक रिंग मतलब अंगूठी आप ले लो, तो रिंग रिंग मतलब घिरा हुआ भी और अंगूठी भी आएगा। तो कह रहे हैं व्हेन आफ्टर डेथ हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, उसके भयभीत हाथ लाइफलेस हो जाएंगे, गिर जाएंगे, लेकिन फिर भी क्या होगा, स्टिल रिंग्ड विथ आरडीएल्स, अभी भी उसके हाथ रिंग्ड होंगे, घिरे होंगे, किससे, विथ आरडीएल्स, आरडीएल मीन्स क्या होगा, हार्डशिप होता है, डिफिकल्टीज होता है ना, वो हार्डशिप्स, वो कठिनाई, समस्याएं, डिफिकल्टीज, है ना, तो भले ही हर हैंड्स विल बी लाइफलेस, उसके हैंड्स स्टिल रिंग्ड, अभी भी रिंग्ड होंगे, घिरे होंगे, किससे, विथ आरडीएल्स से, विथ हार्डशिप से, डिफिकल्टीज से, वे हार्डशिप डिफिकल्टीज जिससे शी वाज मास्टर्ड बाय, शी वाज कंट्रोल्ड बाय हर हस्बैंड, जो डिफिकल्टीज हार्डशिप्स शी ऑलवेज फेस्ड, है ना, इन हर लाइफ, और शी वाज ऑलवेज मास्टर्ड, शी वाज ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय हर हस्बैंड, जिन दिक्कतों के साथ वह हमेशा अपने पति के द्वारा कंट्रोल्ड की गई, नियंत्रित की गई, उसका पति, उसका हस्बैंड वाज ऑलवेज मास्टर, हमेशा उस पर डोमिनेंट था, मास्टर था, अभी भी वो हार्डशिप डिफिकल्टीज, वो मास्टर, वो कंट्रोल ऑफ हर हस्बैंड will be find in the form of band, in the form of ring over her hand, मतलब लाइफ टाइम तक, डेथ के टाइम तक मरते हुए भी वो हार्डशिप डिफिकल्टीज ऑलवेज रिंग्ड ओवर हर हैंड, उसके हाथ पर घिरे होंगे, वो हार्डशिप डिफिकल्टीज जिनसे शी वाज मास्टर्ड बाई,
जिनसे शी वाज कंट्रोल्ड बाई हर हस्बैंड। इधर क्या होगा देखते हैं लास्ट टू लाइन, इसमें क्या होगा, द टाइगर्स इन द पैनल, उस पैनल मतलब स्क्रीन वही पर्दा होता है, द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, वह पैनल दैट वाज मेड बाई हर, वह पैनल जिसको वह पोएटिस बनाई थी ना, उस पर जो टाइगर्स हैं, जो बाघ हैं, टाइगर्स हैं, विल गो ऑन, विल कंटिन्यू प्रांसिंग, ये प्रांसिंग कंटिन्यू रखेंगे, वॉकिंग विथ जंप, ये उस पर हमेशा कूदते रहेंगे, उछलते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे। प्राउड, टाइगर्स विल ऑलवेज फील प्राउड, वो हमेशा प्राउड होंगे, एंड अनअफ्रेड, और फियरलेस होंगे, बिल्कुल ब्रेवली, बहादुरी के साथ, बोल्डनेस के साथ, अनएफ्रेड के साथ, प्राउड के साथ, वे टाइगर्स विल ऑलवेज प्रांस, विल ऑलवेज मूव ऑन द स्क्रीन, वो स्क्रीन पर ये हमेशा घूमते रहेंगे, चलते रहेंगे, वो टाइगर्स दैट वाज मेड बाई द पोएटिस, जिसको पोएटिस ने या जिसको आंट ने बनाया था। तो एक तरफ जहाँ द लाइफ ऑफ टाइगर्स are full of delight, full of joy, full of happiness. They are always in happy mood. On the other hand, उसी दूसरी ओर Aunt and Jennifer always feel dominated by her husband. She was tortured and she always in gloomy mood. She always sad. She find no mental peace or happiness in her life. Okay, I think you have understood the poem well. Thank you.